अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है न्यूबॉर्न केयर। तो नए बच्चे हैं, न्यूबॉर्न हैं, ये जो फर्स्ट टाइम मदर्स हैं जिनके पास न्यूबॉर्न्स हैं, किस तरह उसका ख्याल रखना है या किन चीज़ों में उनको जिनमें परेशानी होती है या किस तरह से आगे बच्चे को जो है वो संभालना है, कैरी ऑन करना है। तो ये वीडियो उस हवाले से है एंड आई एम होपिंग कि आपको थोड़ी सी गाइड कर सकूँ इंशाल्लाह। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर कोई मसला है, कोई क्यूरी फिर भी ना समझ में आए और आप पूछना चाहें तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द वीडियो। जी, तो सबसे पहली चीज़ अब जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो है टेम्परेचर रिलेटेड, टेम्परेचर या क्लोथिंग कि बच्चों के जो कपड़े हैं, आपने देखा होगा आम तौर पे न्यूबॉर्न को जो हमारे बड़े हैं वो कहते हैं कि इसको रैप करके रखो, इसको छुपा के रखो, इसको ठंड ना लग जाए। तो आपने इस तरह नहीं करना। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बेबी ज़्यादा गर्मी भी ना लगे बेबी को और सर्दी भी ना लगे, यानी ठंडा भी नहीं होना चाहिए, गर्म भी नहीं होना चाहिए। दोनों सूरतों में आपने बच्चे को ओवर रैप भी नहीं करना, अंडर रैप भी नहीं करना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लोग जो है वो मिसगाइड करते हैं, इसको लपेट के रखो, नहीं, ज़्यादा गर्म होने से भी बच्चे को ख़तरा है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का आपने खुद ख्याल रखना है। बच्चे को ओवर रैप भी ना करें, अंडर रैप भी ना करें और उसका टेम्परेचर उसकी बॉडी अपनी बॉडी उससे रिलेट करके देखेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। बच्चा ठंडा है तो मतलब कि वो ठंडा है तो उसको आपको रैप करना है, और अगर गर्म है दैट मीन्स कि वो गर्म है ज़्यादा, तो आपने उसको थोड़ा सा अंडर रैप करना है, यानी कपड़े रिमूव करने हैं उसके ऊपर से एक्स्ट्रा लेयर्स। जी, जो सेकंड पॉइंट अब मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ है बेबी का स्लीपिंग पैटर्न। न्यूबॉर्न्स बेबी का स्लीपिंग पैटर्न डिफरेंट होता है। कुछ न्यूबॉर्न्स होते हैं दे यूज टू स्लीप इन नाइट एंड वेक अप इन डे, और कुछ न्यूबॉर्न्स होते हैं जो दिन भर सोते हैं लेकिन रात में जागते हैं। तो बोथ केसेस आर टोटली नॉर्मल। दोनों तरीके से ये सब नॉर्मल है और बच्चा 1-1.5 माह में या 2 माह में जो है उसका पैटर्न जो है वो सेटल हो जाता है। आप उसको थोड़ा सेट करते हो तो वो रूटीन पे आ जाता है कि नाइट में सोता है और डे में जागता है। लेकिन स्टार्टिंग में उसका जो पैटर्न चल रहा है, क्योंकि उसको नहीं पता टू बी ऑनेस्ट कि डे टाइम है नाइट टाइम है, वो उस तरह रिलेट नहीं करता, तो इसलिए उनका स्लीपिंग पैटर्न डिफरेंट होता है। वो उसी तरह से रिलेट कर रहा होता है चीज़ों को जैसे वो माँ के पेट में करता आया होता है। तो इसलिए उसको आप फॉर अ टाइम भी उसको उस तरह ही चलने दें और परेशान ना हो। इट विल ऑल पास अवे। अगर आपका बच्चा रात में जागता है और आप उसकी वजह से बहुत एग्जॉस्ट हैं तो ट्राई टू टेक सम नैप और सम स्लीप इन डे टाइम, ताकि आपको रात में परेशानी ना हो, और इवेंचुअली बच्चा इंशाल्लाह अपनी हैबिट जो है वो सेटल कर लेता है स्लीपिंग की। लेकिन दोनों केसेस जो हैं वो ये है कि नॉर्मल है। थर्ड पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ बेबी फूड के हवाले से कि एक रिचुअल आपने देखा होगा हमारे यहाँ मुस्लिम्स में, यहाँ इस तरह से होता है कि जी गुट्ठी देते हैं, यानी गुट्ठी के फॉर्म में हनी देते हैं पैदाइश पे फ़ौरन बच्चे को। तो ये टोटली डिस्करेज है बच्चों के डॉक्टर पीडियाट्रिशियंस के हवाले से भी कि बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना। कोई भी उसको एडिशनल लिक्विड नहीं देना दूध के अलावा। बच्चे को 6 मंथ तक सिर्फ मिल्क देना है, कोई पानी नहीं देना, कोई गुट्टी नहीं देनी, कुछ और किस्म का कुछ भी नहीं देना। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा आपका सेहतमंद हेल्दी रहे तो सिर्फ उसको फीड देना है, और मदर फीड प्रेफरेबली। अगर मदर फीड नहीं भी है तो फार्मूला फीड या जो भी आप जिस भी तरह मिल्क उसको दे रहे हैं, लेकिन आपने एडिशनल और कुछ नहीं देना पहले 6 माह तक। चौथा जो पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो बेबी की जो है वो बावल हैबिट्स के हवाले से कि जो यूरिन पास करना या पॉटी करना वो कितनी दफ़ा करता है या किस तरह से उनका पैटर्न होता है। तो यूरिन तो ऑब्वियसली बच्चे ने ज़्यादा करना है क्योंकि वो मिल्क ही ले रहा होता है, पीने वाली चीज़ ही ले रहा होता है, तो वो करेगा। पॉटी में कुछ बच्चों की हैबिट्स होती हैं कि वो दिन में 3 से 4 दफ़ा करते हैं। कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि वो सिर्फ 1 दफ़ा करते हैं। कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि वो हर फीड की बात करते हैं। तो ये सारे पैटर्न्स नॉर्मल ही कंसीडर किए जाते हैं अनटिल एंड अनलेस दिन में 10 से 12 दफ़ा ना कर ले वो, मतलब इससे एटलीस्ट कम हो। 10-12 दफ़ा अगर वो करता है वो डायरिया की तरफ फिर जाता है, लेकिन इससे कम अगर अमाउंट में कर रहा है और उसकी कंसिस्टेंसी ठीक है, लिक्विड जैसा नहीं है, सेमी सॉलिड सा नहीं है, पानी जैसे नहीं कर रहा मोशन, तो टोटली फाइन, इट्स टोटली फाइन। उसको हम डायरिया नहीं कहेंगे फिर, तो उसके लिए आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि अक्सर वो बच्चे जो मदर फीड पे होते हैं वो हर फीड के बाद भी स्कूल पास करते हैं। लेकिन अगर उसकी कंसिस्टेंसी ठीक है तो आपने उसके लिए परेशान नहीं होना, ये टोटली नॉर्मल बात है। तो हर बच्चे की अपनी हैबिट्स होती है, कुछ बच्चा 1 दफ़ा करता है, कुछ बच्चा 4 दफ़ा भी करता है दिन में, कुछ बच्चा जो है वो 1 दिन छोड़ के भी करता है। तो ऑल ऑफ दीज आर टोटली फाइन एंड ओके एंड नथिंग टू वरी अबाउट।
अच्छा, फिफ्थ पॉइंट जो है वो ऑब्वियसली आप सबको पता भी है, इतनी अवेयरनेस अब है हमारे लोगों में कि सब जानते हैं, सब समझते हैं इस चीज़ को, लेकिन फिर भी मैंने एडअप किया है ताकि मैं आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा करा सकूं कि बच्चे की वैक्सीनेशन ज़रूर कंप्लीट करवाएं। बर्थ से ही जो उसकी वैक्सीनेशन स्टार्ट होती है उसको स्टार्ट करें और उसमें बिल्कुल नेग्लिजेंस ना करें, उसको हर सूरत लाजमी तौर आपने कंप्लीट करवाना है, क्योंकि ये वो चीज़ है जो बच्चे को लाइफ टाइम हेल्प आउट करेगा और इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा उसकी और बीमारियों से बचाएगा। जी, तो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा कि कीप योर इन्वायरमेंट और सराउंडिंग इन्वायरमेंट हैप्पी एंड हेल्दी एंड गुड। तो बच्चे को आप एक हेल्दी और हैप्पी इन्वायरमेंट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा अपनी सराउंडिंग्स को रिकग्नाइज़ करना शुरू कर देता है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे वो बड़ा होता है वो आवाज़ों को रिकग्नाइज़ करना शुरू कर देता है, लोगों को रिकग्नाइज़ करना शुरू कर देता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की सराउंडिंग्स आपने हेल्दी रखी हैं, आपने अच्छी रखी हैं, अच्छी वाइब्स आती हैं, उससे बच्चा हेल्दी और हैप्पीली ग्रो करता है। ख़ासकर उससे छोटे छोटे कम्युनिकेटिव में उसको इंगेज करें अपने साथ। मदर और फादर से बच्चे की एक अलग ही किस्म की अटैचमेंट होती है, और जब माँ बाप जो है बच्चे को अपने साथ, मतलब आप उससे बात करें, अपनी फीलिंग्स जो आपकी बच्चे के लिए डायरेक्टली उसको कम्युनिकेट करें। हम लोग ये कहते हैं ना कि बच्चा है छोटा सा, इसको क्या समझ आती है या ये क्या समझेगा हमारी बात, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे जो हैं वो चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं बहुत अर्ली एज से। हाँ, वो आपसे कम्युनिकेट बैक नहीं कर सकते, लेकिन आप में फिर भी एक देयर इज़ अ स्पेशल बॉन्ड, देयर इज़ अ स्पेशल वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड। तो आपको जो है वो बॉन्ड क्रिएट करना है अपने बच्चे और अपने बीच में, कि आप बैठें, चाहे मदर हैं या फादर है, माँ बाप जो है बच्चे की ज़बान समझता है, बच्चा जो है वो माँ बाप की ज़बान समझता है। ये एक नेचुरली अल्लाह की तरफ से एक तोहफ़ा है कि एक छोटा बच्चा जो नहीं बोल सकता, अपनी बात किसी और को नहीं समझा सकता, माँ बाप फिर भी समझ लेते हैं कि वो क्या कह रहा है या उसे क्या रिक्वायरमेंट है, क्या चाहिए। तो अपनी बॉन्डिंग, अपना ये कम्युनिकेशन बच्चे से अच्छा करने की कोशिश करें और एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करें उसकी सराउंडिंग में, ताकि उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो एक अच्छा हैप्पी एज एन हैप्पी चाइल्ड ग्रो करेगा। जी, तो अब आ जाते हैं मेरे लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि सबसे अहम पॉइंट है, और लास्ट में इसलिए रखा है मैंने क्योंकि मैं इसको वाइंड अप करना चाहती हूँ इस बात पे कि सेल्फ केयर, मदर सेल्फ केयर और पेरेंट सेल्फ केयर। तो माँ है या बाप है, दोनों को अपनी पहले ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। बाप के लिए मैं इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा मदर पे आ रही हूँ, फादर पे नहीं आ रही, बिकॉज फादर के थोड़ा सा अलग तरह का रिलेशन होता है बच्चे से। जो मदर होती है उसको 24 आवर्स बच्चे को हैंडल करना होता है। मोस्टली मदर ही होती है जो बच्चे के साथ ज़्यादा क्लोज और अटैच होती है, और एक पूरी प्रेगनेंसी के फेज से गुजरी होती है। तो पोस्टपार्टम पीरियड उसके लिए बड़ा अहम होता है। प्रेगनेंसी के फ़ौरन बाद, डिलीवरी के फ़ौरन बाद का जो पीरियड होता है वो मदर के लिए बड़ा क्रूशियल होता है। इस तरह की एक तो न्यू मदर को चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो खासकर जो फर्स्ट टाइम मदर्स होती हैं उनको नहीं समझ आ रही होती बच्चे के बिहेवियर्स का, बच्चे को मूड स्विंग्स का, कि कब उसको क्या चाहिए, कब उसको नहीं चाहिए, किस तरीके से उसको रेज़ करना है, किस तरीके से उसकी डिमांड्स को पूरा करना है। तो उस सब में वो इतना उलझ जाती हैं कि अपने आप को ख्याल नहीं कर पाती, अपने आप को तवज्जो ही नहीं दे पाती, और नतीजा ये निकलता है कि वो खुद फ्रस्ट्रेट होती चली जाती हैं और डिप्रेस होती चली जाती हैं और ख़राबी की तरफ जाती रहती हैं चीज़ें। तो ऐसा अब नहीं करना। दिस इज़ ओनली अ फेज़ ऑफ़ योर लाइफ विच इज़ ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट फेज़, बहुत मुश्किल फेज़ होता है। ऐसा नहीं है कि एक बच्चे को रेज़ करना बहुत मुकद्दर ज़िम्मेदारी का और बड़ा काम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। इट्स नॉट एट ऑल ईज़ी, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि आपने अगर इसको बर्थ दिया है तो आप ही के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि आप इसको अच्छे से रेज़ कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि पहले आप अपना ख्याल रखें। जब तक आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगी, नो वन वुड कम फॉरवर्ड एंड टेक केयर ऑफ़ यू, क्योंकि लोग उस जज्बात से या उस फीलिंग से नहीं गुजर रहे होते डायरेक्टली, जिससे एक माँ खुद डायरेक्टली गुजर रही होती है इन केस ऑफ इन पोस्टपार्टम पीरियड या आफ्टर डिलीवरी। बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स आ रहे होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, अच्छी बातें, बुरी बातें, मिथ्स सुनने को मिलते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम सुनते हैं, सुनने को मिल रही होती हैं। तो बहुत मुश्किल होता है उन सबसे कोप अप करना, उनको अपने अंदर ऑब्जॉर्व करना, बट यू हैव टू डू दिस एंड यू कैन डू दिस। आपको सेल्फ केयर का मकसद बेसिकली ये है, कहने का मकसद मेरा ये है कि वो काम करें, अपने आप को टाइम दें, मी टाइम दें, वो काम करें जो आपको खुशी देता है, जो आपको खुशी प्रोवाइड करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप पहले बहुत रेगुलरली सैलून जाती थी, फेशियल कराती थी, अपने आप को मैनीक्योर पेडिक्योर करा के रखती थी, मतलब यू फील गुड आफ्टर ऑल दिस सेल्फ पैम्परिंग, तो ये ज़रूर करें।
गो फॉर इट, एटलीस्ट वंस अ मंथ। मेरा नहीं ख्याल कि मंथ में एक दिन आपका न्यू बॉर्न कोई या आपको छोटा बच्चा कोई अपने पास नहीं कैरी कर सकता, आप 2-3 घंटे के लिए सैलून जाकर अपना जो है वो रिलैक्स टाइम और अपना मी टाइम एंजॉय नहीं कर सकते। प्लीज़ डू दैट। अगर आप किसी ड्रामा या किसी मूवी वगैरह देख कर रिलैक्स होती हैं, मतलब कोई एंटरटेनमेंट के फॉर्म से रिलैक्स होती हैं, तो वो करें, ज़रूर करें, हफ्ते में एक दफ़ा करें, ताकि आपको थोड़ा सा कहना चाहिए कि आपको गैप तो मिले ना, आपको एक सॉर्ट ऑफ आई से कि आप थोड़ा रिलैक्स तो करें ना, आपका फेस थोड़ा रिलैक्सिंग उसमें तो जाए ना। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप वो काम करें जिससे आपको खुशी महसूस होती है, जिसका करके आप इंजॉय करती हैं। या अगर आप कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का काम फॉर एग्जांपल करके खुश होती हैं, तो टेक योर टाइम एंड डू दैट एज वेल। अपना ख्याल रखें, खुद को खुश रखें। इफ़ यू आर हैप्पी देन योर चाइल्ड विल बी हैप्पी एंड विल हैव अ हैप्पी फैमिली ऑल टुगेदर। अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी और सेल्फ केयर नहीं करेंगी, तो चीज़ें डाउनफॉल की तरफ जाती जाएंगी, बिकॉज इट्स द वुमेन जो कि घर की एक अहम सतून होती है और घर को आगे लेके चलती है। आपका खुश होना, आपका स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। और इसी नोट के साथ मैं अपनी इस वीडियो को एंड कर रही हूँ कि आपने अपना ख्याल रखना है ताकि आप बच्चों का ख्याल रख सकें, बिकॉज आप सबकी ज़रूरत है सबको। और इसी के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ। आई होप मैंने न्यूबॉर्न केयर के बारे में पूरा बेसिक गाइडेंस और आइडिया दे दिया होगा आपको। फिर भी अगर कोई चीज़ पूछनी है आपने, कुछ नहीं समझ में आया या कोई एक क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आई है इसको शेयर करें आगे। और बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो। एंड इंशाल्लाह मैं फिर मिलती हूँ आपसे किसी न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।